हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो आप लोगों के लिए लाई हूँ, आपको सबको पता है कि टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से शेक्सपियर। और शेक्सपियर के भी कुछ प्लेस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिनमें हैमलेट जो है वो उसका मास्टरपीस होने के साथ ही आर्टिस्टिक फेलियर के रूप में भी जाना जाता है। तो आज मैं आप लोगों को हैमलेट के बारे में बताऊंगी, उसके कुछ कोट्स के बारे में बताऊंगी, हैमलेट की समरी पूरी जो है वो हिंदी में बताऊंगी। जैसे कि आप सभी को लगता है कि भाई हिंदी में सुनने से, अपनी नेटिव लैंग्वेज में सुनने से हमको ज़्यादा अच्छे से जो है वो चीज़ें पता चलती हैं। तो हैमलेट के बारे में, उसकी समरी, उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सारे मैं आप लोगों को हिंदी में जो है वो समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेक्सपियर का प्ले हैमलेट। हैमलेट, सबसे पहली बात, हैमलेट एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी जो होती है वो उसकी थीम डिग्निफाइड होती है। हैमलेट को एक रिवेंज ट्रेजेडी भी माना जाता है। जो ये माना जाता है कि सेनेका, देखिए मैं कुछ आपके पॉइंट्स जो है बताती हूँ कि एक हैमलेट और द प्रिंस ऑफ डेनमार्क एक ट्रेजेडी है, और ये एक रिवेंज ट्रेजेडी भी मानी जाती है, जो सेनेकन मॉडल में लिखी गई है। अब ये सेनेकन मॉडल का क्या मतलब हुआ? सेनेका एक लैटिन ड्रामेटिस्ट था जो किंग नीरो का ट्यूटर भी था। और सेनेका को जब एलिजाबेथन्स फॉलो करने लगे तो जैसे स्पेनिश ट्रेजेडी जो टॉमस किट ने लिखी है वो भी एक सेनेकन ट्रेजेडी है। रिवेंज ट्रेजेडी का मतलब होता है जिसमें प्रोटैगनिस्ट यानी कि मुख्य कल जो मुख्य कलाकार होता है, जो हीरो होता है, वो अपने साथ हुए बुरे का बदला लेता है, उसे सेनेकन ट्रेजेडी कहा जाता है। इसके अलावा ट्रेजेडी जो होती है उसका जो हीरो होता है, ग्रीक ट्रेजेडी में एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में ये वर्णन करा था कि ट्रेजेडी जो होती है, ट्रेजेडी की जो थीम होती है वो बहुत ही डिग्निफाइड होती है। ट्रेजेडी में कैरेक्टर प्लॉट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रीक ट्रेजेडी के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर सेकेंडरी होता है। और ट्रेजेडी की दो मुख्य फीलिंग्स हैं जो ट्रेजेडी को अराउज करनी ही होती हैं, और वो दो मुख्य फीलिंग्स कौन सी होती हैं? पिटी एंड फियर। और हीरो शुड बी ऑफ नोबल क्लास। क्योंकि ये कुछ जो चीजें हैं वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट प्री रेक्विजिट्स इसलिए हैं। हीरो एक हाई क्लास का इसलिए होना चाहिए था क्योंकि जब हाई क्लास के हीरो का डाउनफॉल होता है तो ये माना जाता है कि लोग उसके साथ ज्यादा कनेक्ट होते हैं। उन्हें लगता है जो हमसे ऊपर है, अगर उसके साथ ये आपदा, उसके पास ऊपर ये त्रासदी हो रही है, तो अगर ये हमारे साथ भी होती है तो हम इसमें हमारे साथ भी होती है तो इसका में मतलब हम कुछ इनसे अलग नहीं। दूसरी चीज, ट्रेजेडी के दो जो फीलिंग्स हैं जिसे अराउज करनी है, पिटी कि जो इस हीरो के साथ हो रहा है ये बहुत अच्छा है, इसके साथ नहीं होना चाहिए, तो दया। फियर, जो इसके साथ हो रहा है कहीं मेरे साथ ना हो, ये होता है फियर। तो चलिए कुछ इसमें, और हैमलेट वाज द मास्टरपीस ऑफ शेक्सपियर, द लॉन्गेस्ट प्ले, लेकिन फिर भी आर्टिस्टिक फेलियर। चलिए अब इसके बारे में मैं आगे बताती हूँ। हैमलेट जो है 1599 से 1601 के बीच में लिखा गया है, और 1602 में इसे प्रेजेंट करा गया था जेम्स वन के सामने। ग्लोब थिएटर में ही इसका प्रेजेंटेशन जो है इसको प्रेजेंट किया गया था। और हैमलेट को 1602 में जेम्स वन के सामने प्रेजेंट किया गया था। क्यों? क्योंकि इस समय जो शेक्सपियर के जो नाटक कंपनी थी उसका नाम था किंग्समैन, और उनके पैट्रन थे कौन? जेम्स वन। हैमलेट की जो सेटिंग है वो है एल्सिनोर, जो कैसल है एल्सिनोर कैसल, जो कि ईस्टर्न डेनमार्क पर स्थित है। ये जो है वो उसका, देखिए इसकी सेटिंग है,
एल्सिनोर कैसल ईस्टर्न डेनमार्क में है। ये हुआ आपका एल्सिनोर कैसल ईस्टर्न डेनमार्क में है। और प्रोबेबल जो इसके सोर्स है वो मैं आप लोगों को इसके बताती हूँ, पहले ये हटा देती हूँ फिर इसके सोर्सेस बताती हूँ। इसका सोर्स है, पहला ये मानता है गेस्टा डेनोरम बाय सेक्सस ग्रामेटिकस and Spanish tragedy by Thomas Kidd। ये जो है इसके प्रोबेबल सोर्सेस है। गेस्टा डेनोरम, ये इसके सोर्सेस है, गेस्टा डेनोरम बाय सेक्सस ग्रामेटिकस और स्पेनिश ट्रेजेडी थॉमस किड के द्वारा, जहां से शेक्सपियर ने ये कहानी को जो है वो लिया है। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो देख लीजिए। मेन कैरेक्टर्स के बारे में इसके बता रही हूं। Hamlet, the Prince of Denmark, Claudius, Hamlet's uncle, Gertrude, Hamlet's mother, Horatio, Hamlet's friend, Bernardo, Marsilius, officers, Polonius, Lord Chamberlain, Laertes, Ophelia, Rosencrantz, Guildenstern, Fortinbras, Yorick, ये माइनर कैरेक्टर्स, Osric and Ghost of King Hamlet। चलिए कहानी से मैं समझाती हूँ। इस कहानी की शुरुआत जो है वो रात के समय होती है। इस कहानी की शुरुआत रात के समय होती है। एल्सिनोर कैसल पे दो प्रहरी जो है वो खड़े हुए हैं और बर्नार्डो जो है, बर्नार्डो ये मैंने आपको बताया था, बर्नार्डो जो है वो अपने साथी ऑफिसर को रिलीव करने के लिए आता है फ्रांसिस्को को, और जो है उससे कहता है कि बहुत ठंडी रात है, इवन जो है कोई भी गतिविधि जो है वो रात में नहीं हो रही है। तो इस बात पे तभी जो है वो मार्सिलस भी आता है और मार्सिलस जो है वो उनसे पूछता है, मार्सिलस पूछता है, होरेशियो और मार्सिलस भी वहीं एल्सिनोर कैसल के टॉप पर आते हैं। वो उससे पूछते हैं, मार्सिलस पूछता है क्या वो चीज़ दोबारा तो नहीं दिखी? वो चीज़ जो है वो कह रहे हैं कि जो इससे पहले भी दिख चुकी है 2 बार, अभी तक इसमें घोस्ट आया नहीं है। 2 बार उन्हें एक ऐसा घोस्ट जैसी दिखने वाली आकृति जो है वो दिखी है बर्नार्डो और मार्सिलस को। लेकिन होरेशियो को ये लगता है कि ये जो है अपने मन से बनाकर कोई कहानी जो है वो सुना रहे हैं। लेकिन मार्सिलस जो है, लेकिन बर्नार्डो जो है
वो होरेशियो को कन्विंस करता है कि उन्होंने जो है वो एक राजा की उसमें उन्होंने ओल्ड किंग हैमलेट की छवि देखी, और वो जो है उन्होंने वही जो है वो आर्मर, वही जो है कवच पहना हुआ है जिससे उन्होंने 14 ब्रास को जो है वो जब मारा था, जिस समय वो जिस वेशभूषा में थे उसी वेशभूषा में किंग हैमलेट को देखा है। लेकिन होरेशियो जो है वो इस बात पे यकीन नहीं करता। लेकिन होरेशियो जो है तभी जब वो उस पर यकीन नहीं करता, तभी अचानक से उसके सामने वो भूत, वो घोस्ट जो है वो प्रस्तुत हो जाता है। वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, लेकिन वो फिर जो है वो जो घोस्ट है वो अपीयर होता है, फिर दोबारा से जो है वो उसी समय डिसअपियर हो जाता है, फिर दोबारा से अपीयर होता है। लेकिन होरेशियो की जो है वो बहुत ज्यादा हिम्मत जो है वो जवाब दे जाती है, और वो डर के मारे कांपने लगता है। उसने उस घोस्ट से एक क्वेश्चन पूछा था। घोस्ट से क्वेश्चन ये था कि वो उससे कुछ पूछना चाहता है, जवाब वो, लेकिन वो उसको जब किसी बात का जवाब नहीं देता तो वो खुद कहता है, दिस बोर्ड सम स्ट्रेंज इरप्शन टू आवर स्टेट, कि हमारे राज्य में कुछ अजीब गतिविधियां जो हैं वो कुछ अजीब जो है वो होने वाला है। इसी कथन से पता चलता है कि आगे जो है कुछ कहानी घटनाक्रम जो है वो बहुत चेंज होने वाले हैं। अब यहाँ दिखाते हैं प्रिंस हैमलेट को, दिखाते हैं प्रिंस हैमलेट जो कि किंग हैमलेट का बेटा है। विटनबर्ग यूनिवर्सिटी जो कि जर्मनी में है, होरेशियो के साथ वो पढ़ता था। और प्रिंस हैमलेट जो है वो अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर जो है वो डेनमार्क वापस आता है, और वो इस बात से बहुत दुखी होता है कि बहुत जल्द ही उसकी मदर ने उसके अंकल से जो है वो शादी कर ली, और उनको जिस समय उनको शोक मनाना चाहिए था उस समय उन्होंने जो है वो उससे शादी कर ली। एक कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा जो है वो पूरी की पूरी समूची जो वो है विमेन जो जाती है उससे ही नफरत हो जाती है। और वो यहाँ पर एक शब्द भी ये बोलता है, ये एक लाइन से इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, अ लिटिल मंथ और अर्थ दोज शूज वर ओल्ड with which she followed my poor father's body, कि एक महीना और शायद उससे पहले ही वो शूज जो है वो पुराने हो गए जिनको पहनकर उसने जो है वो मेरी फादर की बॉडी को फॉलो किया था, यानी कि उनके पीछे पीछे गई थी। कहने का मतलब ये है कि एक महीने में ही उसके लिए वो विलाप का समय खत्म हो गया, एक महीने से भी कम समय में, और उसने क्लॉडियस को अपना पति जो है वो रूप में चुन लिया। अब वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात पे जो है वो उससे नाराज है, उससे डिसअपॉइंटेड है, और यहाँ पर वो अपनी जो है वो क्लॉडियस के प्रति भी अपनी जो है वो घृणा जो है वो दिखा रहा है। हालांकि थ्रोन पर मरने के, किंग हैमलेट के मरने के बाद प्रिंस हैमलेट का अधिकार था, लेकिन क्लॉडियस ने राजगद्दी जो है वो अपने लिए ले ली गर्ट्रूड से शादी करके। इसके अलावा वो एक उसमें अपनी मदर को जब वो उसके अपने क्लॉडियस के साथ जो है इंटीमेट रिलेशनशिप में देखता है तो वो एक शब्द यूज करता है, इंसेस्टुअस शीट्स। तो इसका मतलब ये होता है कि शेक्सपियर के समय में ये माना जाता था कि अगर निकट संबंधियों के बीच में शादी होती है तो वो इंसेस्ट है। तो ये यहाँ पर एक जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये दिखाते हैं कि जो क्लॉडियस है वो तैयारी कर रहा है कि 14 ब्रास जो कि नॉर्वे का राजा है वो डेनमार्क पे चढ़ाई करने की तैयारी में है। नॉर्वे का राजा अभी है नहीं, एक्चुअली नॉर्वे का जो राजा है वो बहुत फीबल राजा है। तो 14 ब्रास जो कि वहाँ के लेट किंग का बेटा है वो डेनमार्क पे चढ़ाई की तैयारी कर रहा है। उसके दो पर्पस है। पहला पर्पस है कि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है, और दूसरा पर्पस है कि वो डेनमार्क की गद्दी जो है वो हासिल करना चाहता है। क्लॉडियस इसी को रोकने की तैयारी जो है वो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड होरेशियो उसको कहानी बताता है, घोस्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि 2 गार्ड्स ने उस आत्मा को पहले भी देखा है। तो हैमलेट अपने आप कहता है कि जब तक वो अपनी आंखों से खुद उस घोस्ट को नहीं देख लेगा वो तब तक इस बात पे यकीन नहीं करेगा कि कोई आत्मा है या नहीं। तो कहता मैं आई विल वॉच टुनाइट, वो कहता है मैं आज रात को देखूंगा। अब इधर ही दूसरी तरफ दिखाते हैं, एल्सिनोर में ही दूसरी तरफ जो है लेआर्टीज, ये देखिए लेआर्टीज जो कि पोलोनियस जो कि लॉर्ड चैम्बरलेन है,
उसका बेटा है लेआर्टीज, वो पेरिस जाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि वो वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है। उससे पहले वो ओफिलिया अपनी बहन को, पोलोनियस की बेटी ओफिलिया अपनी बहन को एक सलाह देता है कि वो उसको हैमलेट से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि हैमलेट केवल उसके साथ मन बहला रहा है। और वो उसके लिए उसमें शब्द भी बोलता है कि ये वायलेट्स की तरह ही है, जैसे जो बहुत सुंदर तो होते हैं लेकिन बहुत कम देर के लिए होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। तो उसका प्रेम भी ओफिलिया के प्रति जो है वो बहुत ही कम देर का है। और जब लेआर्टीज निकलने वाला होता है तो पोलोनियस अपने बेटे को सलाह देता है कि नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, ना तो उधार दो और ना ही उधार दो। ये वो पोलोनियस अपने बेटे को सलाह देता है। अब इस बीच में जो है ये सारा घटनाक्रम जब होता है, हैमलेट जो है जब लेआर्टीज चला जाता है, हैमलेट रात को एल्सिनोर कैसल के ऊपर आता है, तो वहां पर उसमें जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है घोस्ट उसके सामने आ जाता है। अब वो घोस्ट पे यकीन नहीं कर रहा, हालांकि वो जो आकृति है वो बिल्कुल उसके पिता की तरह है, लेकिन वो उस आकृति पे यकीन नहीं कर रहा और वो पूछता है उस घोस्ट से कि तुम कौन हो। क्या वो सोचता है कि ये उसके फादर की स्पिरिट है या कोई डेविल है, जो कि शैतान है, जो कि कोई प्रतिरूप जो है किसी शैतान किसी का रूप लेकर आया है। जब हैमलेट घोस्ट से क्वेश्चन पूछता है तो घोस्ट उसे जवाब देता, आई एम दाई फादर, मैं तुम्हारा पिता हूँ, डूम्ड फॉर अ सर्टेन टर्म टू वॉक द नाइट, और लेकिन मुझे ये कर्स मिला हुआ है कि मुझे ये मेरे साथ ये जो है ये अभिशाप लगा हुआ है कि मुझे रात में इस तरीके से भटकना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो है मफाउल एंड मोस्ट अननेचुरल मर्डर, क्योंकि मेरा मर्डर किया गया था, बहुत ही खराब खेल मेरे साथ खेला गया था। और घोस्ट कहानी में ये बताता है कि क्लॉडियस ने उसके सोते समय उसके कान में पॉइजन की शीशी जो है वो उड़ेल दी थी, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और चूंकि उसकी अननेचुरल डेथ हुई थी तो इसीलिए वो जो है हेवन और हेल के बीच में जो है वो अटका हुआ है, वो जा नहीं पा रहा, उसकी स्पिरिट जो है वो पर्जिंग के दौर से जो है वो गुजर रही है। अब हैमलेट ये सुन के अभी भी उसे यकीन नहीं है कि ये उसके फादर की ही स्पिरिट है, लेकिन वो अपने सभी साथियों से, अपने होरेशियो से, बर्नार्डो से और मर्सिलियस से कहता है कि जो कुछ भी हमने यहाँ देखा हम किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। और वो कहता है कि मैं पता लगाने के लिए पागलपन का एक नाटक करूंगा। सबसे पहले ओफिलिया होती है जिसे ये पता चलता है कि हैमलेट अपने आपे में नहीं है, और हैमलेट जो है वो हैमलेट अपने आपे में नहीं है और वो जो है अजीब सी हरकतें जो है करता है। ये बात वो जाके अपने फादर को बताती है और उसका फादर जो है ये बात क्लॉडियस को जाकर बताता है। अब क्लॉडियस ये सस्पेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं जो हैमलेट है उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो वो दो हैमलेट के ही साथ जानने वाले एक्वेंटेंस, जान पहचान के दो लोग हैं, रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न को ये वो एक जिम्मेदारी देता है कि हैमलेट के दिमाग में क्या चल रहा है वो जाकर पता लगाए। अब यहाँ पर कुछ ट्रैवलिंग एक्टर्स आते हैं एल्सिनोर में, जो अपना प्ले दिखाने के लिए आते हैं, और हैमलेट उन्हें कन्विंस कर लेता है कि हम एक प्ले करेंगे जिस प्ले का नाम वो रखता है माउस ट्रैप। पहले होता है मर्डर ऑफ गुंजागो, उसमें वो कहता है, उससे होरेशियो से कहता है कि इस प्ले से मुझे ये पता चल जाएगा कि क्लॉडियस गिल्टी है या नहीं है। इस बीच में फोर्टिनब्रास ये संदेश भिजवा देता है कि वो डेनमार्क पे चढ़ाई नहीं करेगा, डेनमार्क से होता हुआ गुजरेगा। रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डनस्टर्न अपने अटेम्प्ट्स में फेल रहते हैं, वो हैमलेट की बैडनेस के बारे में पता नहीं लगा पाते हैं। क्लॉडियस और पोलोनियस जो हैं वो उसे ध्यान से देखते हैं, और इसमें देखिए जब वो ओफिलिया से बात कर रहा होता है वो अपना सारा गुस्सा, स्त्री जाति के प्रति जो उसका गुस्सा होता है वो ओफिलिया पे निकाल देता है, और वो उसको बहुत अपशब्द कहता है। वो ये भी कहता है कि तुमको नन बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने शादी करी तो तुम अपने ही जैसे जो है बच्चों को भी पैदा करोगी। वो उस पर अपनी सारी की सारी जो भड़ास है, जो अपशब्द हैं वो उसे कहता है, जो अपनी माँ से वो डिसअपॉइंटेड था, और सारे जो उस घृणा है स्त्री जाति के प्रति वो ओफिलिया पर निकाल देता है। इस क्लॉडियस को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हैमलेट
पागलपन का नाटक कर रहा है, तो वह सोचता है कि उसे इंग्लैंड किसी मिशन पे भेजेगा, जिससे और रोजेंक्रेंट्ज और गिल्डनस्टन को साथ में भेजेगा और एक लेटर देगा जिसमें लिखा होगा कि हैमलेट को मार दिया जाए। जैसे ही वो पहुंचेगा वहां पर उसको मार दिया जाएगा, ऐसा वो सोचता है। अब जो एक्टर्स हैं वो प्ले करते हैं, और जैसे ही जो उसमें प्लेयर किंग है उसके कान में पॉइजन डाला जाता है, तभी क्लॉडियस जो है वो उठ जाता है, और ऐसा करने से हैमलेट को पूरा यकीन हो जाता है कि जो घोस्ट ने बात कही थी वो बिल्कुल सही कही थी। इतने में उसकी मदर उसको बुलवाती है कि किस प्रकार का प्ले था जो उसने करवाया। वो अपनी मदर से बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो वो उनको भी अपशब्द कहता है। पोलोनियस ईव्स ड्रॉपिंग के लिए टेपेस्ट्री के पीछे छुप के खड़ा होता है। हैमलेट को ये गलतफहमी होती है कि ये क्लॉडियस है, वो स्टैब करता है, पोलोनियस की मृत्यु हो जाती है, और तभी घोस्ट जो है वो रीअपियर होता है, और वो उसको उसकी मदर को अपशब्द कहने के लिए डांटता है, और वो घोस्ट से बात कर रहा होता है। तो गर्ट्रूड को यकीन हो जाता है कि हैमलेट ने अपना दिमागी संतुलन जो है वो खो दिया है। इस बीच में क्लॉडियस जो है वो हैमलेट को इंग्लैंड भेजता है रोजेंक्रेंट्ज और गिल्डनस्टन के साथ, जहां हैमलेट ये पता लगा लेता है कि उनके ये जो सील्ड जो एनवेलप है इसमें उसकी मृत्यु का फरमान लिखा हुआ है। तो वो पेपर्स बदल देता है, और तभी जो है पायरेट्स जो है वो उनके शिप पर अटैक कर देते हैं। रोजेंक्रेंट्ज और गिल्डनस्टन जब इंग्लैंड में पहुंचते हैं तो उनको मार दिया जाता है। किसी तरीके से पायरेट्स को ब्राइब करके हैमलेट जो है वो बचकर निकलता है, और जब वो अपने देश वापस पहुंचता है और होरेशियो से मिलता है तो वहां पे ग्रेव डिगिंग की तैयारियां जो है वो चल रही है। इससे पहले ये दिखाते हैं कि ओफिलिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, और वो एक ब्रुक में तैरने के लिए उतरती है, और उसकी ड्रेस में धीरे धीरे पानी भरने लगता है, जब वो हैवी हो जाती है तो वो एक ट्री का सहारा लेती है, एक ब्रांच पे, बाग पे जो उसको पकड़ती है, वो बाग टूट जाती है और वो जो है उस ब्रुक में डूब जाती है, जो लोग ये मानते हैं कि ओफिलिया ने आत्महत्या करी है। जब हैमलेट वापस आता है तो ग्रेव डिगिंग सीन ये कॉमिक रिलीफ के लिए दिया गया है, जिसमें जो कब्र खोदने वाले हैं वो जो है स्कल्स खोपड़ियां निकल रही हैं, तो उनके बारे में कुछ बातें जो है वो कर रहे हैं। इसमें से एक जो है वो स्कल जो निकलती है वो यॉरिक की निकलती है, जो कभी हैमलेट को किंग हैमलेट के दरबार में एक जेस्टर था। और जब यही सब चीज़ें हो रही होती हैं तभी जो ओफिलिया का जो है वो उसे पता चलता है कि ये ग्रेव जो है वो ओफिलिया के लिए जो है वो खोदी गई थी। तो वो दुख से पागल हो जाता है और वो अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आ जाता है, और वो कहता है वो आई लव ओफिलिया दी, कि वो इतना प्यार करता था ओफिलिया से कि जितने 40,000 भाई भी नहीं कर सकते। यहाँ पे हाइपरबोल एग्जैजरेशन का वर्णन किया गया है, वो इतना प्यार ओफिलिया से करता था। इसी बीच में अब किंग क्लॉडियस को ये लगता है कि हैमलेट उसके लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका है, उसे सारी चीज़ें पता है, और इसमें ही इसकी बहुत फेमस इस हैमलेट में 7 सोलिलोकीज हैं, और इसमें सबसे फेमस इसकी है टू बी या नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, जहाँ पे हैमलेट ये सोच रहा है कि अदर आई शुड लिव और आई शुड डाई, कि जीऊँ या मर जाऊँ, क्योंकि तो ये जो है क्योंकि ही इज इनडिसिसिव, वो निर्णय नहीं ले पाता कि उसे करना क्या है। अब किंग क्लॉडियस जो है वो ऑस्ट्रिक को भेजकर ये कहता है कि एक फेंसिंग मैच जो है वो लेआर्टीज के बीच में और हैमलेट के बीच में होगा। इससे पहले वो लेआर्टीज को कन्विंस कर चुका है कि ओफिलिया और पोलोनियस की मृत्यु का उत्तरदायी जो है वो हैमलेट है, तो वो उसको कन्विंस। अब एक फेंसिंग मैच होता है, इससे पहले ही जो हथियार है उसको पॉइजन में डिप कर दिया जाता है। क्लॉडियस एक एक्स्ट्रा वो लेते हुए, मेजर लेते हुए एक वाइन के प्याले में भी जहर डाल के रख देता है। जब मैच शुरू होता है तो कुछ वार जो है वो हैमलेट की तरफ से अच्छे होते हैं। इसको देखते हुए उसकी मदर उसे चीयर अप करने के लिए वो प्याला उठा के जैसे वो पी जाती है, उसे रोकने की कोशिश भी करता है क्लॉडियस, मगर वो पी जाती है। मरते मरते उसके शब्द होते हैं द ड्रिंक इट वॉज पॉइजन्ड, कि वो ड्रिंक जो है वो पॉइजन था। इस बीच में हैमलेट को भी जो वो औजार है वो छू जाता है, उसके शरीर में वो जहर हो जाता है,
और वो हथियार जो है वो बदल जाते हैं, जिससे लेयर्टीज की भी जो है वो मृत्यु हो जाती है। लेकिन लेयर्टीज मरते मरते उसको क्लॉडियस का सत्य बता जाता है और हैमलेट लास्ट में किंग जो है क्लॉडियस को मार देता है, क्योंकि उसने लेयर्टीज ने उसको सारी सच्चाई जो है वो बता दी थी। इस तरीके से सारे लोग जो हैं वो इसमें इतने सारी डेथ्स जो है वो हो जाती हैं। अब होरेशियो जब हैमलेट के पास आता है तो वो कहता है कि वो मैं जी के क्या करूँगा, कि अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। तो उसके हैमलेट के शब्द हैं द रेस्ट इज साइलेंस, कि अब कुछ बचा है तो क्या साइलेंस, यानी कि मृत्यु की शांति जो है वो बची है। और वो जो है उससे कहता है कि नहीं, तुमको जीना है और लोगों को ये डेनमार्क के इतिहास के बारे में जो है वो बताना है। इसी बीच में फोर्टिनब्रास पहुंच जाता है वहाँ पर कोई भी उससे लड़ने के लिए नहीं, और वो कहता है फोर्टिनब्रास को ही डेनमार्क का राजा बनना चाहिए। फोर्टिनब्रास के आने पर जो है वो उसका अपोज करने वाला कोई भी नहीं होता। वो मुकुट जो है वो उसके स्वयं ही जो है वो राजा जो है वो बन जाता है। और इस तरीके से हैमलेट एक ट्रेजेडी जिसका दुखद अंत होता है, क्योंकि उसके प्रोटैगनिस्ट की मृत्यु इसमें हो जाती है। तो ये था प्ले हैमलेट। इसमें मैं कुछ आप लोगों को जो फेमस लाइंस हैं इसकी वो समझा रही हूँ। पहली इसकी कोट है, वो तो मैंने आपको बीच में भी गया, टू बी और नॉट टू बी का तो मैंने आपको बता ही दिया। लिसन टू मैनी स्पीक टू अ फ्यू, ये पोलोनियस एक्ट 1 सीन 3 में कहता है कि सुनो सबकी, सुनो बहुत लोगों की, लेकिन बात बहुत कम लोगों से करो। यानी कि जब तुम्हें जितने लोग बोल रहे हैं बातें सबकी सुनो, लेकिन अपने विचार जो हैं वो बहुत कम लोगों तक पहुंचाओ। ये एक प्रैक्टिकल सलाह अपने बेटे को देता है। एक सलाह वो ये देता है, नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर भी, ना तो उधार दो और ना ही उधार लो। क्यों? क्योंकि ये भी एक्ट 1 सीन 3 में, फॉर लोन ऑफ टू लूजेस, क्योंकि जो लोन होता है उससे अक्सर क्या चला जाता है, बोथ लोन भी जाता है एंड फ्रेंड भी जाता है। एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री, और बोरोइंग जो है वो हस्बेंड्री को बिल्कुल जो है वो रिलेशंस को बिल्कुल ही जो है वो खराब कर देती है। इसके बाद है ये पोलोनियस की लाइन है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट का मतलब है संक्षिप्तता ही जो है वो समझदारी की निशानी है, यानी कि किसी भी बात को कम शब्दों में कहना चाहिए। इसके बाद एक ये तो मैंने आपको टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन ये करवा ही दिया। और इसके बाद है ये हैमलेट की एक्ट 3 की सीन 1 की लाइन है, गॉड हैथ गिवन यू वन फेस, कि भगवान ने हमको एक ही चेहरा दिया है, एंड यू मेक योरसेल्फ अनदर, दूसरा हम खुद बना लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान ने तो हमें एक ही चेहरे के साथ भेजा है, लेकिन एक झूठा चेहरा हम अपने आप गढ़ लेते हैं। और ये हैमलेट की एक्ट 2 सीन 2 की लाइन्स हैं, देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड, ना तो कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, बट थिंकिंग मेक्स इट सो, केवल हमारे जो विचार हैं वो उसे अच्छा और बुरा बना देते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आपके लिए ये हेल्पफुल भी होगा। देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो चीज़ों को डिटेल में समझाने वाले हैं, तो इसीलिए मैं जैसे क्लास में पढ़ाती हूँ उसी तरीके से मैंने यूट्यूब का भी जो है उसमें लेक्चर के बारे में ये बताया है कि कैसे जो है आप लोगों को समरी के बारे में समझना चाहिए, बैकग्राउंड भी जानना चाहिए, सोर्सेज भी जानने चाहिए, तभी जाकर आपको प्ले के बारे में सभी चीज़ की जानकारी होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।